का राजस्थान परिषद के इस मीट द आइकॉन प्रोग्राम में हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। राजस्थान परिषद पिछले 45 वर्षों से शिक्षा का क्षेत्र हो या चिकित्सा का क्षेत्र हो या सामाजिक जुड़ाव का क्षेत्र हो, विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करती आई है। और इसी सामाजिक जुड़ाव की पहल को आगे ले जाते हुए हम लेकर आए हैं एक अनूठा और अद्भुत कार्यक्रम जिसका नाम है मीट द आइकॉन। इस मीट द आइकॉन कार्यक्रम के तहत हम रूबरू होते हैं उन महानुभावों से, उन विभूतियों से, उन शख्सियतों से जिनका तेरापन धर्म संघ से ताल्लुक है। और क्यों रूबरू होते हैं उनसे, क्यों उनसे मिलते हैं? ताकि हम उनसे कुछ सीख पाए, उनके जीवन शैली को अपना पाए, उनके जीवन का अनुसरण कर पाए, ये जान पाए कि वो अपने जीवन में कैसे सफल हो पाए, ये जान पाए कि वो कैसे सफलता के शिखर पर चढ़े। इसका एक मकसद है और वो मकसद ये है कि जो दर्शकगण, तमाम दर्शकगण विश्व भर में कार्यक्रम देख रहे हैं, वो भी इनसे प्रेरणा ले पाए और इनकी तरह बन पाए। और आज इस कार्यक्रम का हमारा सबका सौभाग्य है कि हमारे बीच एक ऐसे व्यक्ति मौजूद हैं जो परिचय के मोहताज नहीं है, जो राजस्थान सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर हैं, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री हैं और पिछले 50 वर्षों से राजनीति के क्षेत्र में अपना अभूतपूर्व योगदान देते आए हैं। और इनका तेरापन धर्म संघ से भी एक अटूट नाता है। इन्हें आचार्य श्री तुलसी का, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का और आचार्य श्री महाश्रवण जी का सानिध्य प्राप्त हुआ। और वो और कोई नहीं, सुजानगढ़ से मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल हैं। एक बार भंवरलाल जी मेघवाल जी का हार्दिक हार्दिक स्वागत कीजिए। आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है, हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है इस कार्यक्रम में। मेरे साथ इस कार्यक्रम में श्री नगराज जी पटावरी, मशहूर समाज सेवी और इंडस्ट्रियलिस्ट, और राजस्थान परिषद के अध्यक्ष श्री कमल जी तातेड़, मैं विनय वैद, मीट द आइकॉन प्रोग्राम का वाइस चेयरमैन, और मेरे साथ हैं पूजा जी। पूजा जी जय। तो पूजा जी शुरू करें? यस, शुरू करते हैं। और यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं उनको तहे दिल से स्वागत करूंगी। और आज के हमारे आइकॉन के लिए एक बार जोरदार फिर से तालियां। तो शुरू करने से पहले एक सवाल पूछूंगी मैं, आपकी राजस्थान परिषद के ऊपर आपकी सोच क्या है? देखिए, मैं 2 बार बेंगलोर में आया हूँ और दोनों बार मैं मंत्री था। मेरे बेंगलोर आने के ऊपर राजस्थान के प्रवासी भाई जो यहाँ की भूमि को कर्म भूमि बना रखा है, जन्मभूमि उनकी हो सकता है राजस्थान हो, राजस्थान के विभिन्न शहर हों, गांव हों, लेकिन यहाँ आकर के उन्होंने जिस प्रकार से अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाया, जिस प्रकार से उन्होंने सामाजिक क्षेत्र के अंदर, जिस प्रकार उन्होंने धार्मिक क्षेत्र के अंदर और विशेष थोड़ा थोड़ा राजनीतिक क्षेत्र के अंदर भी यहाँ के प्रवासी राजस्थानियों ने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। मैं पहली दफ़ा आया, मैं दूसरी दफ़ा आया, आज अपने बीच के अंदर मैं भी जा कर के आया हूँ। भंवरलाल जी जो हमारे सुजानगढ़ के थे, और भंवरलाल जी नाटा किसी परिचय के मोहताज मेरे हिसाब से नहीं है। और दोनों बार भी मेरे को उनका यहाँ पे सानिध्य मिला, 2-2, 3-3, 4-4 दिन। सुजानगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान के लोगों ने मेरा दोनों बार बहुत शानदार स्वागत किया। तो मैं राजस्थान परिषद के हमारे अध्यक्ष जी, राजस्थान परिषद की कार्यकारिणी और राजस्थान परिषद से जुड़े हुए सभी उन प्रवासी भाइयों को मेरी तरफ से बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ कि राजस्थान के लोग दिन प्रतिदिन इसी तरीके से प्रगति के पथ पर चले रहें। लेकिन साथ साथ में यह भी कहना चाहूँगा कि वो अपने पुरखों की जन्मभूमि को ना भूलें। उसके अंदर भी निश्चित तौर से उनको साल में एक बार, चाहे किसी भी रूप के, चाहे अपने देवी देवता के रूप में, चाहे तेरापंथ समाज है, जो तेरापंथ धर्म है, जो तेरापंथ के अनुयायी हैं, उनकी जो कहना चाहिए राजधानी, उनकी राजधानी लाडनू है। और लाडनू, जसवंतगढ़, सुजानगढ़, अब बीच में कोई फासला नहीं रहा है। मैं उस राजधानी परिक्षेत्र का रहने वाला होने के नाते यही कहना चाहूँगा कि अपनी जन्मभूमि के अंदर भी जाना चाहिए।
ताकि इनके बेटे, इनके पोते, इनके पड़पोते वो याद रखेंगे हमारे सरदादा, हमारा परदादा, हमारा दादा, हमारे पिताजी हमारे राजस्थान से आए, हमारे गांव से आए, उन लोगों ने वहाँ पे खेजड़ी देखी, उन लोगों ने वहाँ पे काचरे देखे, उन लोगों ने काकड़िए देखे, उन लोगों ने मतीरे देखे, उन लोगों ने बाजरे की सिट्टी देखी, उन लोगों ने दोरे देखे, उन लोगों ने पहाड़ देखे, उन्होंने नदी और नाले देखे। ये बात उनके जहन में आना चाहिए। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और बहुत धन्यवाद देता हूँ अध्यक्ष जी आपको, आपकी पूरी कार्यकारिणी को। एक बार जोरदार से तालियां हो जाएगी कभी। देखिए, एक जो विशेष बात इन्होंने फरमाई कि वी शुड नेवर फॉरगेट आवर रूट्स। हमारी जो जड़ें हैं उनको हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। जन्मभूमि होती है, चाहे हम दुनिया में कहीं भी चले जाएं, लेकिन जिस माटी से हम आए हैं उस माटी का ऋण हम सबको अदा करना है। तो मास्टर भंवरलाल जी, मेरे जहन में जो एक प्रश्न आ रहा है, वो जो अभी आ रहा है, वो ये है कि आपका 50 वर्ष का एक लंबा राजनीति में आपकी मौजूदगी रही है। तो ये जानना चाहता हूं मैं कि ये पड़ाव, ये जो जर्नी है, वो कैसे शुरू हुई? क्या क्यों किसी ने आपको प्रेरित किया? देखिए कि मैं एक ऐसी जगह पैदा हुआ जिसका नाम हिंदुस्तान, राजस्थान, चूरू जिले सुजानगढ़ में, जिस गांव का नाम नहीं था, डाणी थी। और मेरा जब जन्म हुआ उसमें मात्र 30 घर थे। और मैं जिस गांव में छोटा सा 3.5 साल का था, तो एक शोभासर गांव के चुनीलाल जी शर्मा, उन्होंने मेरे गांव के अंदर स्कूल खोली प्राइवेट। अच्छा। सूरजमल, नागरमल, जालान रतनगढ़ के थे। उन्होंने नागौर, चूरू जिले के अंदर 100 से ऊपर स्कूलें प्राइमरी खोली थी। उस स्कूल के अंदर मेरी माँ और मेरे पिताजी ने मेरे को सबसे पहले बगसाराम गोदारा की पोलिया, उसमें मकान पक्के नहीं होते थे, पोल होती थी, पोल जो ओसोड़ों की बड़ी पोल होते हैं, तो उसमें पोली कहते थे, छपरा डाल करके पोली, तो उसके अंदर दोनों तरफ ऊंची जगह होती थी। तो वो जो हमारे मास्टर जी थे, हमारे जो गुरुजी थे, वो चारपाई डाल करके बैठ के, तो हम 5 बच्चे पढ़ना चालू किया था। 5वीं पढ़ने के बाद के अंदर हमारे सामने बड़ी प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि उस समय सुजानगढ़ के अंदर सुजानगढ़, रतनगढ़ के अंदर रतनगढ़, लक्ष्मणगढ़ के अंदर लक्ष्मणगढ़, बाकी स्कूल ही नहीं हुआ करते थे। ये बात बहुत पुरानी बात है, करीब करीब 1951 के आसपास की बात है। देश आज़ाद हुआ था 47 में, 48 में मेरा जन्म हुआ। 48 में जन्म होने के बाद 3.5 साल में, अब आप जो 51-52 के अंदर सी बात थी, 3.5-4 साल का। 6ठी क्लास के अंदर मैं बाहर जब निकला तो चारों तरफ स्कूलें नहीं हुआ करती थी। तो 6ठी, उस समय मेरी बुआ रहती थी कूदन, मेरी बुआ ससुराल था। तो 6ठी क्लास में मेरे माताजी, मेरे पिताजी, मेरे दादाजी, मेरी दादी जी, सब इन्होंने कहा ये होनहार बच्चा है, दिखता है आगे कुछ बनेगा, तो इसको पढ़ाना है, लेकिन स्कूल है नहीं, छोटा बच्चा है, 9 साल का हुआ है। तो उन्होंने कहा कि क्यों न बुआ के पास, इसकी बुआ के पास उसको छोड़ दिया जाए। तो मेरी बुआ के एक ही लड़का था, वो पढ़ता था 10वीं में, मैं पढ़ता था 6ठी में, वहाँ भर्ती हो गया। और वो स्कूल एक इसलिए बनी वहाँ पे कि वहाँ पे रामदेव सिंह जी नाम का एक जाट महरिया था, वो उस समय MLA हुआ करते थे। अच्छा। और वो सुखाड़िया जी कैबिनेट के अंदर वो डिप्टी मिनिस्टर होते थे। तो उन्होंने वहाँ स्कूल खुला ली, 10वीं के उस समय हाई स्कूल होता था। अब 6ठी मैंने वहाँ से पास करते ही मैंने कहा मैं तो वापस आ गया घर में, मैंने कहा मैं तो नहीं जाऊँगा। तो फिर जिद किया, मेरी माँ जो थी वो अलग टाइप की थी, उसका सोच अलग टाइप का था। और वो सोच के साथ साथ मेरी बढ़िया थी, एक मेरी बड़ी माँ थी। तो जब मैं जन्मा उसमें हमारे मंगलूना के अंदर भार्गव होते, पहले वो पतड़ा देखते थे, पतड़ा होता आप समझ गए होंगे शायद, पतड़ा। अब तो आजकल तो वो अलग टाइप के देते हैं। तो वो भार्गव ने पतड़ा देख, मेरी बढ़िया ने कहा भाई ये हमारे बच्चा जन्मा है, इसका नाम निकालो, ये इसका ये देखो वो देखो। तो उन्हें टाइम दिया, भाई कितने बजे हैं? बोले आज ये कार्तिक सुदी 6/2000, ऐसे लिखा उन्हें। और देख दाख कर कहा कि ये जो बच्चा है इसका, ये तो बहुत तकदीर वाला बच्चा है और ये बहुत बड़ा आदमी बनेगा।
तो मेरी बुढ़िया ने कहा भाई क्या बड़ा आदमी, हम तो डाणी में रहने वाले में क्या बड़ा आदमी बढ़ेगा। तो मेरी माँ ने वो बात याद रखी और मेरी माँ और मेरी बुढ़िया ने मेरे पिताजी को, मेरे बाबा जी को, उनको कहा कि इसको आगे पढ़ाना चाहिए। तो मेरे को छठी के बाद में वो बीकानेर हॉस्टल में भेज दिया। उसमें ऐसी अनुसूचित जाति छात्रावास, तो मैं बीकानेर वहाँ पे चला गया। बीकानेर छात्रावास में जाने के बाद जब मैंने देखा कि बड़े बड़े बच्चे, मैं छोटा, मैं मात्र मान लीजिए कि केवल 10 साल का 11 साल का, वो उसमें लेट पड़ते थे, 6 फुट के 5 फुट के थे, मैं केवल 4 फुट का 3.5 4 फुट छोटा सा बच्चा था। तो मैंने कहा यहाँ कहाँ मैं फंस गया। तो मैं 1 महीने के अंदर वापस गांव आ गया। मैंने कहा मैं तो नहीं पढ़ूंगा। जब मैं नहीं पढ़ूंगा तो उन्होंने कहा क्या करें। तो मेरे गांव के 2 भाई थे मेरे, वो मेरी गोद के नहीं थे, दूसरी गोद के थे। उनको मैंने कहा भाई मैं तो यहाँ नहीं रहूँगा, तुम पढ़ो यहाँ पे। तो उन्होंने कहा भाई ठीक है। तो मैंने कहा मेरे को छोड़ गया हो, मैं छोटा हूँ, मेरे को छोड़ो तुम। तो उसमें कच्चे रास्ते से भाप की या वो गाड़ियाँ चलती थी, उसमें बैठ करके मैं तो गाँव आ गया। इतने के अंदर सालासर गांव था, वहाँ पे 8वीं की स्कूल खुल गई। अच्छा। मिडिल स्कूल। जब मिडिल स्कूल खुल गई वहाँ पे एक साथ ही, वहाँ मैं आ गया। वहाँ मैं 8वीं तक पढ़ करके फिर मैं चला गया खींचेवाला, 15 किलोमीटर दूर। अब 15 किलोमीटर दूर गया तो वहाँ पे जंगल में स्कूल थी, प्राइवेट स्कूल बनी, वहाँ पे हाई स्कूल की, हाई स्कूल से बाद सीकर आया, सीकर के अंदर SK कॉलेज बनी, वहाँ प्री यूनिवर्सिटी होती थी पहले, अब तो 10+2 होकर के सीधी कॉलेज, पहले प्री यूनिवर्सिटी होती थी। वहाँ से किया, वहाँ से मैंने कहा मन नहीं लगा, मैंने लक्ष्मण आ गया। लक्ष्मण ने कॉलेज में पढ़ाई की, पढ़ाई करते करते मैंने ट्रेनिंग में चला गया टीचर की। ट्रेनिंग में जाते जाते इतने में मैं टीचर बन गया। अच्छा। 1967 के अंदर मेरा अपॉइंटमेंट हो गया सालासर में। सालासर मेरे वहाँ से 10 किलोमीटर। तो ऊँट पे चढ़ करके आता था और ऊँट पे चढ़ करके गांव चला जाता था। ऊँट के ऊपर वहाँ पे उनके लिए चारा पूछ रखता था, स्कूल एक कमरे में रख देता था, ऊँट को बांध देता था, ऊँट चारा चढ़ता था, मैं वापस चला जाता था। उसमें न बस होती थी, न मोटरसाइकिल थी, न साइकिल थी, न सड़क थी। उसके बाद में मैं सुजानगढ़ आ गया। वहाँ से मेरी राजनीतिक चालू हुई 67 से। 67-68 के अंदर 68 में जब आया तो मेरा, आपने कहा ना कि आपका ताल्लुका 13पंथ से कब हुआ। जब मैं 68 में आया तो हमारे जुगरार डोसी एक नाम का एक बहुत अच्छा कार्यकर्ता था और जुगरार डोसी की मेरी दोस्ती हो गई। अच्छा। तो गांधी चौक में पोड़ के अंदर वो साइकिल की दुकान रखता था, पंचर निकालता था, नई साइकिल बेचता था। उसके बाद में बिरचंद बागरेचा नाम का एक व्यक्ति था, वो चंद्रमल जी वैद्य उसमें मिनिस्टर हुआ करते थे। तो चंद्रमल वैद्य जी का वो खास आदमी होता था। तो मैं चंद्रमल वैद्य जी की गाड़ी देखता था, उसकी झंडी देखता था, उसकी लाल बत्ती देखता था। तो मेरे मन में अपने भी क्यों नहीं राजनीति में करें यार, ये गाड़ी में चलता है, इसकी झंडी है, इसकी लाल बत्ती है। तो मैंने कहा जुगराज बोल क्यों, मैंने कहा जुगराज यार अपनी दोस्ती है, अपनी इतनी बढ़िया अपन रख रहे हैं। तो 2-3-4 साल के बाद में हमें चुनाव आ गए स्वतंत्र के। नहीं 71 के अंदर इंदिरा गांधी आई है, नई रोशनी लाई है। तो देश के अंदर एब्सोल्यूट मेजोरिटी के साथ इंदिरा गांधी की मेजोरिटी आई और मेरे को 6 महीने कम पड़ गए थे, इसलिए मेरे को, लेकिन उसमें ग्रुपबाजी थी हमारी थोड़ी थोड़ी। अच्छा। एक तरफ फूलचंद जैन थे सरावगी, एक तरफ ओसवाल थे चंद्रमल जी वैद्य। तो दोनों की ग्रुपबाजी थी जिले में। तो ग्रुपबाजी थी तो मेरे पे थे राजी हो गए कि यार इसको टिकट दे दो, लड़का होशियार है, अच्छा बोलता है, अच्छा गोर वर्ण का है, लंबा थोड़ा फिट है, पतला पतला है, 45-50 किलो वजन का है। तो फूलचंद जी ने मेरे को बुलाया। फूलचंद जी ने ऊपर बात की हरदेव जी जोशी से, बरकतुल्ला खां जी थे और आपके मोहनलाल जी सुकाड़िया से। तो मेरी उम्र 6 महीने कम रह गई और मेरी टिकट खत्म हो गई। अगर मैं 72 में MLA बन जाता, अच्छा। अगर मुझे टिकट मिलती तो फिर आ गया स्वतंत्र। मैंने कहा यार अब तो जनता पार्टी आ गई देश के अंदर, अब तो बहुत गड़बड़ हो गया, अब तो हमारी सरकार ही चली गई, अब तो इंदिरा जी हार गई, अब क्या करें, अब तो कांग्रेस का मामला खराब हो गया। तो उन्होंने कहा नहीं, चंद्रमल जी ने कहा नहीं भाई उसको वैद्य जी, इंदौरी ने वैद्य जी ये लड़का ठीक है, मोहर सिंह राठौर ने लड़का ठीक है, देखो अच्छा बोलने वाला है, अच्छा बात, देखो तड़ाक बोलता है। मैंने कहा आप कहो तो रिजाइन कर दूंगा आपको। तो मैं 13पंथ से जुड़ा हुआ होने के नाते, अब ये पॉइंट में आता हूँ कि 13पंथ समाज से जुड़ा हुआ होने के नाते चंद्रमल जी का विशेष तौर से आचार्य तुलसी के प्रति बहुत बड़ा स्नेह था, लाड था उनका, उनके ऊपर बहुत बड़ा प्यार था।
तो मैं भी उस समय लगातार उनके साथ चला गया। 72 से तो उनके साथ था, छोटे कार्यकर्ताओं के साथ। फिर चंद्रमल जी के साथ आया, चुनाव लड़ लिया, चुनाव में हार गया। तो ये राजनीति का और तेरापंथ समाज का मेरा चोली दामन का साथ हो गया और आचार्य तुलसी से मेरा संपर्क हो गया। मुझे आशीर्वाद, पूरा आशीर्वाद उन्होंने दिया। और मैं कहना वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आचार्य तुलसी प्रो राजनीति के व्यक्ति थे। कहना नहीं चाहिए किसी धर्म गुरु के बारे में, लेकिन वो राजनीति को इतने स्पष्ट तरीके से जानते थे कि राजनीति की धारा में हर समाज को, हर धर्म को रहना उस समय की आवश्यकता थी। उसके बाद महाप्रज्ञा जी आएगी, लोंगेवाले का समझौता हुआ। मैं उसमें एमएलए बन गया, लोंगेवाला समझौता हुआ। भिंडरवाला पंजाब के अंदर आतंक मचा रहा था। तो तेरापंथ ने बहुत कुछ काम पंजाब के शांति के लिए किया। इसलिए मेरा और तेरापंथ समाज का चोली दामन का साथ 1972 से लगातार रहा। फिर स्वतंत्र के अंदर उसी कारण मुझे टिकट मिल गई। फिर उसी कारण आगे बढ़ते बढ़ते आज मैं 10 दफा एक ही सुजानगढ़ से 10 बार चुनाव लड़ चुका, और एक बार मैं एमपी गंगानगर से भी चुनाव लड़ चुका। तीसरी बार मैं अब मंत्री हूं। 98 में मंत्री बना, फिर 2008 में मंत्री बना, अब 2000, आपको मालूम है कि 2018 19 अब 14 भी मंत्री हूं। बहुत एक बार जोरदार से तालियां हो जाएगी। देखिए, संघर्ष जीवन में हमेशा आता है, लेकिन जो व्यक्ति संघर्ष से आगे बढ़कर अपना अस्तित्व स्थापित करता है वही विजय होता है। तो आज हमने माननीय मंत्री जी से ये जाना कि उन्होंने अपने जीवन में संघर्ष किया, बचपन से लेकर जब वो राजनीति तक आए, लेकिन उन्होंने अपना अस्तित्व बनाया, अपनी पहचान बनाई, और उसी पहचान की वजह से आज कितने लोग, तमाम लोग जो ये कार्यक्रम देख रहे हैं वो प्रभावित हो रहे होंगे इनका वक्तव्य सुनकर। एक और बात आपसे जानना चाहूंगा मास्टर जी कि राजनीति का क्षेत्र, जो परसेप्शन है लोगों के दिमाग में, जो दृष्टिकोण है लोगों के दिमाग में, वो ये है कि राजनीति एक जंगल की तरह है, और यहाँ पे कई तरह के विरोध भी होते हैं, कई तरह की विचारधाराएं भी है। तो इस विरोध और कई तरह की विचारधाराओं के बीच में आपका अनुभव कैसा रहा? देखिए, देश बहुत पहले मुगलों के चंगुल में था। अंग्रेज आए यहाँ, 250-300 वर्ष अंग्रेजों ने राज किया। वर्षों वर्षों मुगलों ने यहाँ पे राज किया। हमारे देश के जाबाज उन लोगों ने अपनी जान की बाजी लगा करके इस देश को आज़ाद करने में अपनी महती भूमिका निभाई। काला पानी कहते थे, अपने लोग काला पानी कहते थे। पोर्ट ब्लेयर के अंदर मैं उस देख के आया हूँ जहाँ पे फांसी के फंदे लगे हुए, आज भी बल लगे हुए, आज भी वो फांसी के फंदे हैं। मैं एक एक फंदे के पास जाके देख के आया कि आज मास्टर भंवरलाल मेघवाल तू मंत्री बना है तो उनकी शहादत की वजह से तू मंत्री बना है। कैसे शहादत इन लोगों ने दी और कैसे शहादत तू दे रहा है आज जो व्यक्ति। तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि आज हिंदुस्तान के अंदर आज़ादी 3-3 इतने फांसी के फंदे पे चढ़ गए। भगत सिंह जैसे व्यक्ति, अशफाक उल्लाह जैसे व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति, न हिंदू न मुसलमान न सिख न ईसाई, सभी ने मिलकर इस देश के अंदर आज़ादी का किस प्रकार से अपने आहुतियां दी है, तब जाके हुआ। और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि देश आज़ाद होने के बाद कांग्रेस ने देश को राज लाने में कांग्रेस के नेताओं ने बलिदान दिया है, और कांग्रेस के नेताओं ने बलिदान के साथ साथ देश के अंदर जहां सुई नहीं बनती थी, यहाँ के अंग्रेज यहाँ का लोहा लेकर के इंग्लैंड ले जाते, लंदन ले जाते, और वहां से सुई बना करके लाते। यहाँ आज हवाई जहाज बन रही है, पैटेंट टैंकर बन रही है, सड़क बन रही है, बेंगलोर में हवाई अड्डा है, दिल्ली में हवाई अड्डा है, हर छोटे छोटे शहरों के अंदर हवाई अड्डे बन गए। जहाँ सड़क नहीं थी, जहाँ बिजली नहीं थी, जहाँ पानी नहीं था, स्कूल नहीं थी, हॉस्पिटल नहीं थे, धीरे 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 हमारी सरकार, कांग्रेस की सरकारों ने धीरे धीरे इस देश के अंदर एक इस प्रकार का माहौल बना दिया कि आज देश के अंदर बच्चे, हमारे बच्चे दुनिया के अंदर हमारे बच्चों का नाम है। आज अमेरिका में जाओ तो हमारे बच्चे का नाम है, नासा में जाओ तो हमारी बेटियां जो यहाँ की हैं उन बेटियों का नाम है। बेटियां, हमारी 2-3 बेटियां ऐसी हैं जो इस नासा के अंदर नंबर 1 प्राप्त किया है। अरे ऐसी स्थिति में कहना चाहूंगा कि हमारे बच्चे तो धीरे धीरे राजनीति धीरे धीरे उस समय बहुत शानदार थी, लेकिन अब पड़ाव आया एक स्वतंत्र का।
मैं पुराना आदमी हूं, पड़ा हुआ है इस तंत्र का, थोड़ा सा राजनीति विचलित हुई, पुनः वापस ढांचे पे आई और धीरे धीरे राजनीति के अंदर पहली पीढ़ी आते आते राजनीति की पहली पीढ़ी स्वतंत्र के बाद करीब करीब 20 साल के बाद पहली पीढ़ी समाप्त हो गई। चाहे इसमें नेहरू जी थे, इंदिरा जी थे, राजस्थान में मोहनलाल जी सुखाड़े थे, चंद्रमल जी पै थे, कुमाराम जी आर्य थे, नरसुरादास माथुर थे, शिवचंद्र माथुर थे, आपके अलग अलग बड़े बड़े नेता हुआ करते थे। वो नेताओं की पहली पीढ़ी समाप्त। मैं दूसरी पीढ़ी का व्यक्ति हूं। मेरे से पहली पीढ़ी 52 की थी, मेरे से बाद में दूसरी पीढ़ी 77 की आ गई और अब जो पीढ़ी आई है ये पीढ़ी 2007-8 के बाद में जो पीढ़ी आई, इसमें थोड़ा सा जनता के बीच और नेताओं के कार्यकर्ताओं के बीच एक अलग प्रकार का सामंजस्य नहीं होने की वजह से लोग ऐसा सोचने लगे कि नेता ऐसा नेता ऐसा। मैं आपको कहना चाहूंगा कि आज ऑफिसर्स, जितने ऑफिसर्स हैं आप उनके बंगले देखें, जितने इंडस्ट्री वाले हैं उनके आप बंगले देखें, जितने उद्योग धंधे बहुत बड़े वाले खेती वाले उनके उद्योग देखें और आज राजनेताओं को देखें। बहुत, मैं ये नहीं कहता कि सारे राजनेता एक जैसे हैं, लेकिन राजनेता के ऊपर थोड़ा सा मामला आता है तो उसकी चिचलीदार हो जाती है। मैं पिछले 43 साल से कंटिन्यूस एक जगह से चुनाव लड़ रहा हूं, एक जगह से, और आज मैंने मेरा मकान नहीं बनाया। मेरे गांव में मेरे पिताजी ने मेरे मकान बना के दिया। सुजानगढ़ में मेरे पिताजी ने स्वयं मिस्त्री थे, कारीगर होते हैं, कारीगर चेजारा होते हैं, उन्होंने अपने हाथ से मेरे मकान को बना के दिया। गांव में उन्होंने मेरे मकान को अपने लिए, मेरे लिए मकान को बना के दिया। जयपुर के अंदर स्वयं ने मेरे पिताजी ने कहा कि आप जयपुर में छोटा सा एक मकान लो, आने वाला समय बहुत। तो आज मेरे पिताजी ने मेरे को मकान बना के दिया। आज आप सोचो इस बात को। और मैं आज की तारीख में पूरे देश के अंदर कहना चाह रहा हूं, पूरे देश का लोग कोई भी कह दे, एक नया पैसा चंदे का मैंने आज तक नहीं लिया। रिश्वत तो छोड़ो, रिश्वत की बात तो छोड़ दीजिए। बेंगलोर के अंदर कोई आदमी ये कहते मैंने, मेरे सुजानगढ़ परिवार, अकेले सुजानगढ़ परिवार के 500 व्यक्ति यहां पे सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र के 500 परिवार है। तेरापन समाज के नहीं, हर समाज के हैं। जाट भी है, मुस्लिम लोग भी है, सरावगी भी है, मैसरी भी है, अग्रवाल भी है। तो राजनीति के अंदर अब धीरे धीरे विकार पैदा हो गया, ये मैं मानने के लिए वो नहीं हूं, लेकिन एक काचरा होता है, काचर राजस्थान के आदमी काचरा होता है, एक काचर के बीज को आप सोमन दूध के अंदर डाल दिए फट जाएगा। अब एक आदमी राजनीति के अंदर कोई प्रकार है तो उससे राजनीति आजकल ऐसे हो गई। लेकिन बाकी आप ये कहेंगे राजनीति अलग प्रकार की है, राजनीति में विकार पैदा हो गए, राजनीति का समन्वय नहीं है। मैं तो बहुत स्पष्ट कहना चाहूंगा, आने वाले समय के अंदर आने वाले कार्यकर्ताओं से, आने वाले बेटे बेटियों से कहना चाहूंगा, पोते पोतियों से कहना चाहूंगा, आज मैं 72 का हूं, 72 साल का व्यक्ति आज की तारीख में 16 घंटा काम करता हूं, 18 घंटे काम करता हूं। आज के जो एमएलए एमपी आते ही वो अपने आप को क्या समझते हैं, मैं समझता नहीं। आते ही क्या समझते हैं मैं समझ नहीं पा रहा हूं। लेकिन मेरे जैसे व्यक्ति जिन्होंने 11 चुनाव लड़ लिए, तीसरी बार मैं मंत्री हूं, इतनी बार मैं एमएलए रह गया, मैं प्रधान रह गया पंचायत समिति का। मेरी बेटी आपके सामने बैठी है, डॉक्टर बनारसी मेघवाल, एमए, एमफिल, पीएचडी। राजस्थान में शेड्यूल कास्ट में इतनी पढ़ी लिखी लड़की नहीं है। इतनी पढ़ी लिखी लड़की जो पीसीसी की सेक्रेटरी रही है 15-20 वर्ष तक, ऑल इंडिया में जनरल सेक्रेटरी है महिला विंग के अंदर, जिले की जिला प्रमुख रही है चूरू जिले की। मैं कहना चाहूं हमारे पर तो कोई दाग नहीं लगा इस चोले के ऊपर। सीखने की आवश्यकता है। हमने पहली पीढ़ी से सीखा, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी को सीखने की आवश्यकता है। अब ये तीसरी पीढ़ी है, इसलिए राजनीति नहीं है तो दुनिया में कुछ नहीं है। बहुत सही, बहुत सही। राजनीति नहीं है तो अभी महाशर्म जी ये कह रहे थे, मैं जब राजनीति के ऊपर थोड़ी सी बात बोली, आचार्य तुलसी के बारे में बोला, तो उन्होंने पुट मारा मेरे बात के ऊपर कि राजनीति भी शुद्धता की, उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा कि शुद्धता की राजनीति भी आवश्यक है। धर्म के साथ साथ, समाज के साथ साथ, व्यापार के साथ साथ, आज एक व्यापारी है उसको संरक्षण होना आवश्यक। आज व्यापारी आप यहाँ के हो, यहाँ के अंदर किसी भी पार्टी हो, चाहे जेडीएस हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, अगर किसी के साथ, आज अमेरिका है, आज अमेरिका के अंदर ट्रंप आ गया, ट्रंप आते लोगों में घबराहट पैदा होगी कि हिंदुस्तान के लोग जाएंगे, दुनिया के लोग बाहर जाएंगे।
आप बात को समझो। हाँ सही। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए ये दुनिया के अंदर जितने ये जो जिन्होंने शासक किया, जिनका दिन उगता दिन छिपता नहीं था, आज उन लोगों को क्या पता कि इंडिया क्या चीज है। उनको बेवकूफ बनाकर एक बात कोई कर सकते हो। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा, राजनीति सब सही है। एक बार जोरदार से तालियां हो जाए इनके लिए। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज इन्होंने दिया है कि ये कोई जरूरी नहीं कि राजनीति में हर व्यक्ति अप्रामाणिक है, प्रलोभन हर किसी के जीवन में आते हैं, लेकिन ये आपके ऊपर निर्धारित है कि आप उन प्रलोभनों का कैसे सामना करते हैं और कैसे आप प्रामाणिक रहते हैं उसके बावजूद कि आपके आसपास प्रलोभन है। एक और जो एक इंपॉर्टेंट मैसेज इन्होंने दिया है वो महिला सशक्तिकरण के ऊपर दिया है, विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर दिया है। इन्होंने अपनी बेटी को आज आप उस मुकाम पर लाके छोड़ दिया है, वो भी प्रेरणा बन चुके हैं सबके लिए। तो इनके लिए एक बार जोरदार से तालियां हो जाए। आपने जो प्रश्न किया है उसके संबंध में मुझे कहना है कि मेरे दादा दादी, मेरे माता जी, मेरे पिताजी के बारे में मैंने आपको पहले इसी इंटरव्यू में कह चुका हूँ। मेरे परिवार में मेरे दादा दादी, मेरे माता जी, पिताजी, हम 3 भाई हैं, 3 हम बहनें हैं। और उनके अंदर पढ़ते तो हम सभी थे, लेकिन तकदीर वाला मैं पढ़ाई में ज़्यादा था, मैं पढ़ गया। लेकिन जब मैं छोटा था, करीब 15 साल का, और मैंने 15 साल में 10वीं पास कर ली, तो अब गांव में छोटे छोटे बच्चों को दादा दादी कहते थे कभी अब तो पोते की बीननी ला दो, पोते की शादी कर दो, मैं देख लूँ। तो मेरे माँ बाप ने कहा भी ठीक है, करेंगे शादी, सगाई कर दी। तो मेरे को उन्होंने कहा कि भाई शादी शुदी की। मैंने कहा देखो पिताजी माताजी, बात ये है कि मेरे से छोटे वाले कर दो, वो पढ़ता नहीं है और मैं पढ़ता हूँ, तो मेरी जिंदगी क्यों खराब कर रहे हो। तो मेरे से छोटा मेरे से था, उसकी शादी करा दी। पहले करा, उसमें जमाना था, उसमें वो था नहीं, और उन्होंने मेरी बात को मान लिया। मेरी माँ बहुत समझदार थी, उन्होंने कहा बेटा कह रहा है तो आप क्यों जिद कर रहे हो। मेरे पिताजी का पति पत्नी कहते ही है कि, तो मैंने तो कह दिया। तो उन्होंने कहा, मेरी माँ ने कहा, मैंने कहा बेटा मैंने कह दिया है तेरे पिताजी को, चिंता मत। मैं शादी नहीं करूँगा, मैं भग जाऊँगा, मैं तो पढ़ाई करूँगा। उसके बाद में मेरी शादी हुई बाद में। अब शादी मेरी बाद में, जब मैं शादी बाद में हुई तो उस समय तक मैं थोड़ा और एडल्ट बड़ा हो गया। तो फिर मेरी शादी होगी, तो मेरे सामने मेरी पत्नी बैठी है। अच्छा। इसका नाम है केसर देवी जी। तो केसर देवी जी मेरी शादी के 2 साल तक नहीं आई। पहले नहीं आते थे, पहले गोना होता था, मुकलावा होता था। शादी करने के बाद 2 साल बाद मेरे पास आई। अब 2 साल बाद आई तो मैं सुजानगढ़ में आ गया। सुजानगढ़ में आया तो गांव में खेती बाड़ी, बिजली नहीं, पानी नहीं, सड़क नहीं, लेन नहीं, देन नहीं। शहर के रहने वाली, फतेहपुर शहर की रहने वाली, गांव की ढाणी में एक आ गई, और गांव की ढाणी के अंदर कोई कुछ भी प्रकार की व्यवस्था नहीं। पहले के ज़माने में खिड़कियाँ नहीं होते थे, कमरे होते थे। पूछ लो कोई पुराने आदमी तो खिड़कियाँ उड़कियाँ नहीं होती थी, एक गेट ही होता था और कुछ नहीं होता था। पुराने ढोलों के मकान होते थे, जोधपुर की पट्टियों के मकान होते थे। खेत के अंदर काम करना, शहर की मतलब महिला गांव के अंदर गुआर काटना, बाजरा काटना। तो साल 2 साल मैंने कहा गांव में रहो, कुएं से सर के ऊपर घड़े लेकर पानी लाओ, खेत से वो लाओ, पशु के लिए चारा लाओ, काम करो, माँ बाप की सेवा करो। तो उन्होंने वहाँ 2-3 साल तक सेवा की। लेकिन फिर मेरी माँ बाप ने कहा तुम अकेला है, वहाँ पे सुजान रहता है, स्कूल जाता है, रोटी बनाता है, खाता है, तो अब बहू को ले जाओ। तो उस समय मेरे पास ये सुजानगढ़ आ गई। उसमें जब सुजानगढ़ आई, उसके बाद में जब ये मेरा राजनीति में प्रवेश देगा, तब मेरी पत्नी ने, उस समय मेरी पत्नी ने मेरा इतना सहयोग दिया। मैं समझता हूँ कि मेरी पत्नी का सबसे ज़्यादा योगदान, पहले मेरे माताजी पिताजी का योगदान तो था ही, क्योंकि मेरे माताजी पिताजी के टाइम पर मैं एमएलए बन गया। माताजी पिताजी के टाइम पर मेरी बेटी जिला प्रमुख बन गई, मैं हार गया तो मैं प्रधान बन गया। लेकिन उसके बाद मेरी पत्नी का बहुत बड़ा बराबर का साथ रहा है। मैं आपको कहना चाहूँगा कि एक गाड़ी के 2 टायर है, टायर पंचर नहीं होना चाहिए, पंचर हो गई तो गाड़ी चलती नहीं। गाड़ी पत्नी को साथ रखना अति महत्वपूर्ण।
और आपने देखा होगा मैं 3 बार बेंगलोर आया, 3 बार मेरे साथ मेरी पत्नी और मेरी बेटी, ये मेरी बेटी है। अब वो एक बेटी ससुराल चली गई, नहीं वो भी पिछली बार एक बार आ गई थी, वो जो उसके छोटी छोटी बेटियां हैं 2, उसको लेके आई थी। अब तो बड़ी हो गई, अब तो कोई दिल्ली पढ़ती है, कोई अजमेर पढ़ती है। तो ये हमेशा मतलब छाया की तरह मेरे साथ रहती है। और मेरे राजनीतिक क्षेत्र में थोड़ा सा कि मेरे में एक कमी है, मेरे में 99 गुण है, लेकिन एक मेरे में बहुत बड़ी कमी है जो मैं जनता के सामने एक्सेप्ट करता हूं, सबके सामने एक्सेप्ट करता हूं कि मेरा मूड देख लो भाई, मेरा मूड अगर खराब हुआ तो मेरे से कोई बात नहीं करें। जिस दिन मेरा मूड पहले दिन किसी ने खराब कर दिया, मेरे में थोड़ा सा स्वभाव अलग टाइप का है। एक बार कह दिया तो उसके बाद में दुनिया की कोई ताकत मुझे मना नहीं सकती, ना कह दिया तो कोई हाँ नहीं कर सकता, दूसरे दिन तो कुछ भी करा ले। तो ये मेरे में कमी है। तो उसमें सबसे ज़्यादा अगर मेरे को इस मामले में किसी प्रकार की बात कह सकती है तो मेरी पत्नी कह सकती है, कोई मुझे दूसरा कह नहीं सकता। इसलिए मैं इसको साथ रखता हूँ ताकि ये मेरे को संभाल करके कोई प्रकार की बात आगे नहीं बढ़े, ये मेरे में कमी है। तो ये इनका बहुत बड़ा योगदान है। मेरे 2 बेटियां हैं, एक बेटी ये है MA MPhil PhD, बहुत पढ़ी लिखी लड़की है, यूनिवर्सिटी के अंदर अपने विंग के अंदर ये अध्यक्ष रही है। 21 साल की उम्र में इसको जिले की जिला परिषद अध्यक्ष बना दिया, चूरू जिले की। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अंदर जनरल सेक्रेटरी रही है, सेक्रेटरी रही है, जनरल सेक्रेटरी रही है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अंदर जो दिल्ली में है वहां पे ये 15 वर्ष तक लगातार जनरल सेक्रेटरी महिला विंग में रही है। आज भी राजनीति, परिपूर्ण राजनीति में है। दूसरी बेटी अजमेर है, उनके हस्बैंड वहां पे एक्शन है या है, पहले जैन थे, अब जैन एक्शन है। एक बेटा एक है जो MA LLB पता नहीं, वो भी काफी पढ़ गया। उसने कहा मुझे राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, उसको कोई नहीं जानता है, उसको सुजान के लोग ही नहीं जानते हैं, बाहर की तो दुनिया छोड़ो, वो उसका बिजनेस है, धंधा है, काम करता है। एक भाई गांव में काम करता है खेत का, एक भाई नमक का काम करता है। 42 साल से महाजन कम्युनिटी के साथ नावा के अंदर नमक पैदा करता हूं। 3 बराबर के साथी हैं, 2 महेसरी बनी हैं भाई भाई, और 2-3 हम भाई हैं। 100 बीघा पाती आती है। 77 में चुनाव हारने के बाद के अंदर ठंड से चालू कर दिया, न किसी से लेना न किसी से देना, वहां से कमाना, राजनीति में खोना, घर चलाना और बिजनेस करना या न करना, ये काम हमारा है। एक बार जोरदार तालियां हो जाएंगी। देखिए, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही है कि परिवार का जो सहयोग होता है वो बहुत ही विशेष होता है। इस सहयोग को लेकर व्यक्ति कोई भी संघर्ष का सामना कर सकता है और आगे बढ़ सकता है। तो जैसे माननीय श्री मास्टर जी ने फरमाया कि उनके परिवार का उनके जीवन में हमेशा सहयोग रहा, और इसी सहयोग के कारण वो आज इस मुकाम पर है, आगे बढ़ पाए। तो मास्टर जी, एक और बात जो मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा कि सुजानगढ़ को लेकर, सुजानगढ़ की माटी को लेकर, सुजानगढ़ के विकास को लेकर आपकी क्या परिकल्पना है? देखिए, मैं 1980 में स्वतंत्र का पहला चुनाव लड़ा, हार गया। 1980 के अंदर मैंने पहला जब चुनाव लड़ा था सुजानगढ़ शहर के अंदर, सुजानगढ़ 156 गांव है, 8 गांव में बिजली थी। आज हर गांव में बिजली, हर डाणी में बिजली। सुजानगढ़ के अंदर, सुजानगढ़ शहर में फूलचंद जी जैन हुआ करते थे। मेरे से पहले वही एक ऐसा व्यक्तित्व का धनी था जिन्होंने लाडनू से पीने का पानी लाए। उसके बाद में मैंने लगातार बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्कूल, चिकित्सा, अन्य सारे आज की तारीख में सब प्रकार की व्यवस्थाएं होनी चाहिए, सब है। सुजानगढ़ में SDO नहीं, जज नहीं, आज की तारीख में मुंशी मजिस्ट्रेट से लेकर के ADJ तक कोर्ट है। 2 वहाँ पे SDO कोर्ट बना दिए, 2 वहाँ पे पंचायत समिति बन गई, 2 वहाँ पे तहसील बन गई। सुजानगढ़ में पीने के पानी यह थी कि पिछले 10 साल से जहरीला पानी है, आज घर घर के अंदर इंदिरा गांधी कैनाल का मीठा पानी आ रहा है। जो मैंने मेरे शिक्षा मंत्री कार्यकाल में बनाया था, 5 साल वो काम ठप रहा। अब मैंने 3 महीने 4 महीने से घर घर के अंदर पानी आने लग गया। और सीवरेज योजना जो होती है, वो सीवरेज योजना मैंने चालू कर रखी है। अभी जब लोग आप गए थे, उसमें थोड़ी सड़कें टूटी हुई थी, लेकिन चूंकि सीवरेज पड़ती है तो सड़कें टूटती हैं।
आने वाले 2 साल के बाद सुजानगढ़ का वो रूप होगा, हर गली में सड़क होगी, हर घर में पीने का पानी होगा, बिजली के बड़े बड़े अलग अलग प्रकार के स्टेशन हमने किए हैं। सोना देवी सेठिया गर्ल्स कॉलेज जो सेठिया परिवार ने बनाई थी, मेरे घर के बराबर है, कमरे छोटे हैं, जगह छोटी थी। एक बार मैं, मेरी पत्नी और मेरी बेटी, हम तीनों लंदन गए थे और हमने वहाँ पे निर्मल सेठिया जी, जो शायद सब जानते होंगे आप, वो बहुत बड़े आदमी हैं, उनके स्वयं के प्लेने हैं, हेलीकॉप्टर है, फ्रांस के वो सलाहकार रहे हैं, फ्रांस गवर्नमेंट के। लंदन में भी बहुत बड़ा उन्होंने काम किया, अभी दुबई के अंदर उनका बहुत बड़ा धंधा है। तो मैंने कहा कि भाई आपकी दादी सोना देवी ऊपर से आवाज़ देती है कि मेरा पोता कहाँ रहता है, इंडिया में है कि नहीं है। तो मैं आपको कहने के लिए आया हूँ, वो दादी ऊपर से पुकार रही है। तो उन्होंने हमारी 25 बीघा जमीन के ऊपर सोना देवी सेठिया गर्ल्स कॉलेज नाथव तालाब के ऊपर बनाया। बहुत बढ़िया कॉलेज है, लड़कियों की बहुत बढ़िया कॉलेज है। सुजानगढ़ में लड़कों की कॉलेज है, लड़कियों की कॉलेज है, स्कूल है, हॉस्पिटल है। मेरा अब सपना है, उस सपने को प्रवासी राजस्थानी, मेरे सुजानगढ़ के प्रवासी राजस्थानी पूरा कर सकते हैं। और वो प्रवासी इसलिए कर सकते हैं कि हम वहाँ पे एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं, जो बीकानेर डिवीजन का बहुत बड़ा हॉस्पिटल होना है। बीकानेर डिवीजन के, बीकानेर के बाद, जयपुर के बाद जोधपुर के बीच में कोई सबसे बड़ा हॉस्पिटल बने, ये मेरी परिकल्पना है। सरकार का सहयोग भी दिलाऊंगा, लेकिन परिक्रमा इस बात की है कि वहाँ पे बड़ा हॉस्पिटल बने, लोगों को उपचार करने के लिए व्यवस्थाएं हों। और आने वाले समय के अंदर मेरे पास अभी 4.25 साल का समय बाकी है, इसमें सुजानगढ़ में और क्या हो सकता है काम, उस काम को करने की मैं पूरी चेष्टा करूंगा। और मैं समझता हूं कि 2 साल बाद आप एक बहुत बड़ा सम्मेलन करूंगा प्रवासी राजस्थानियों का, सबको इनवाइट करेंगे, ओपन इनवाइट करेंगे, टीवी पे बोलेंगे, मैसेज करेंगे। आजकल तो इंटरनेट का जमाना है, हर के ऊपर सूचना मिलेगी। आप यहाँ पे आइए, पधारो हमारे देश, पधारो हमारे राजस्थान और पधारो हमारे सुजानगढ़। आओ मारा पावना, थारों में करा स्वागत। आप वहाँ पे देखोगे सबकी रहने की व्यवस्था करेंगे। सालासर धाम एक ऐसी जगह है जहाँ पे कम से कम 1000-2000 आदमी वहाँ पे आराम से वहाँ पे रह सकते हैं। बहुत शानदार है। 5 स्टार होटल तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन 3 स्टार से कहीं धर्मशालाएं कम नहीं, 3 स्टार से कम नहीं है। बाकी भी हम सोच रहे हैं कि ये काम धीरे धीरे हम आगे बढ़ाएं, तो इस काम में हम करने में लगे हुए हैं। मास्टर साहब, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसी महीने के 12 से 15 तारीख तक मैं सुजानगढ़ में था, आपके सुजानगढ़ में। तो आपने भी जैसे बताया कि सीवरेज का काम सही में वहाँ बहुत तीव्र गति से सीवरेज का काम चल रहा है, यह मैंने वहाँ देखा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार से तालियां हो जाएगी। देखिए, इनका जो माटी के प्रति लगाव है और जो इन्होंने बताया, जो इन्होंने कार्य किया है सुजानगढ़ के विकास के लिए, एक अभूतपूर्व कार्य किया है, एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। और वो कार्य रुका नहीं, ही इज फ्यूचरिस्टिक, भविष्य को भी देख रहे हैं वो। और भविष्य को देखते हुए इन्होंने अपनी जो योजना यहां रखी है, वो योजनाएं निश्चित तौर पर सफल होगी, क्योंकि इनके पास लोगों का प्यार है, जनता का प्यार है। और हम आज इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और आभार ज्ञापन करते हैं। हम कृतज्ञ हैं कि आप यहां पे आए, हम आपसे रूबरू हुए, हमने आपका साक्षात्कार लिया, हमने आपसे बातें की और जाना आपके जीवन के बारे में, आपकी जीवन यात्रा के बारे में, आपकी राजनीति की और जो राजनीति के प्रति जो सोच है उसके बारे में, और सुजानगढ़ के प्रति जो आपका लगाव है उसके बारे में। बहुत 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 धन्यवाद देते हैं हम आपको।